हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को और अभ्यर्थियों को। हम अ, भारत का प्राचीन इतिहास कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा गुप्त काल। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं वो सारे हम देखेंगे। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, है ना, दोनों से प्रश्न बने हैं तो वो सारे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न गुप्त काल से। दिल्ली के मेहरौली लौ स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक का नाम अंकित है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है। मेहरौली लौह स्तंभ रसायन का अद्भुत नमूना है जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है। इसमें उल्लेखित ब्रह्मी लिपि में चंद्र नामक राजा का उल्लेख है जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव करना है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, ये बिल्कुल सही है। उसने देवी चंद्र गुप्तम महाकाव्य की रचना की, तो देवी चंद्र गुप्तम ये हरिसेन ने नहीं करी है, हरिसेन ने नहीं करी, ये करी है किसने? विशाख दत्त ने। ठीक है, विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचना है देवी चंद्र गुप्तम। ठीक है, वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता है था, मतलब हरिसेन की रचना है प्रयाग प्रशस्ति, तो ये वाला कथन सही हो जाएगा। तो एक और दो सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का प्रथम शासक था? प्रथम शासक श्रीगुप्त था। ठीक है, संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त था। अगला देखते हैं। अ, प्रभावती गुप्त के प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है। आदिराज यानी कि आदि पुरुष, या इन्हीं को संस्थापक कहते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, बाकी ये प्रभावती गुप्त के बारे में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी पढ़ते हैं, है ना। अगला देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय आविष्कारक और आविष्कार खोज सही जोड़ी है, इनका चलिए मिलान करना है, हम देखते हैं। चरक जो है ये सही तो यही है, आयुर्वेद। बाकी आर्यभट्ट इन्होंने तो नहीं करी है ये, है ना, शून्य का सिद्धांत दिया था। भास्कराचार्य ये तो, है ना, बीज गणित वाले थे, है ना। बुद्धायन रत्न विज्ञान ये तो ज्यामिति वाले थे, है ना। तो ये चारों के चारों कथन मतलब ये तीनों गलत है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चरक चरक जो है इन्होंने, है ना, आयुर्वेद की खोज की थी। ठीक, अगला देखते हैं। प्रसिद्ध नाटककार और कवि कालिदास किसके राज दरबार के नौ रत्नों या नवरत्न में से एक थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम काफी प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त द्वितीय ही है, द्वितीय ही है, है ना, जिनकी पुत्री थी प्रभावती, है ना, जिनका विवाह हुआ था, किससे हुआ था बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। छत्तीसगढ़ के एक शासक वाकटक वंश के। ठीक है, और है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक सिक्का भी यहाँ से खरसिया से मिला है। वो कौन सा सिक्का था वो भी आप बताइएगा। ठीक है, अगर आपको मालूम होगा तो छत्तीसगढ़ भी रिमाइंड कर लीजिए साथ ही साथ। अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नौ रत्न थे जिनमें से एक कालिदास थे। उनके प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, और विक्रमोर्वशीयम, है ना, तो ये उनकी रचना है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम ये काफी प्रसिद्ध है इनकी रचना कालिदास की। कालिदास छत्तीसगढ़ भी आए हुए थे, पता होगा आपको। अगला देखते हैं। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणापथ अथवा दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा 12। ठीक है, 12 शासक थे जिन पे इन्होंने विजय प्राप्त करी थी। अगला देखते हैं।
समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। तो समुद्रगुप्त का नाम छत्तीसगढ़ में भी मिलता है ना, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। तो ये भी रिमाइंड कर लीजिए आप, अगर आपको याद आता है तो। ठीक है, अगला देखते हैं हम। प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया है? इसका उत्तर समुद्रगुप्त। अगला देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त साम्राज्यवादी शासक समुद्रगुप्त का उल्लेख है। यह प्रशस्ति उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखी थी, जो चंपू शैली में है। जो चंपू शैली है वो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में होता है। ठीक है, तो ये भी ये पॉइंट है ना, याद रख लीजिएगा। अगला देखते हैं। अंकगणित में शून्य की खोज का श्रेय किसे जाता है? शून्य की खोज ब्रह्मगुप्त ने की थी, ठीक है, लेकिन शून्य का सिद्धांत किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। ठीक है, तो शून्य की खोज किसने की थी? तो ब्रह्मगुप्त, याद रखिएगा। अगला प्रश्न करते हैं। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ, भारतीय गणितज्ञ थे। उन्होंने ब्रह्मस्फोट सिद्धांत और खंड खाद्य ग्रंथ लिखा है, वह शून्य की खोज की है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध दशावतार मंदिर स्थित है? उत्तर याद रखिएगा, देवगढ़। देवगढ़ कहाँ पे है? तो यूपी में है, झांसी के पास। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध कला की शैली नहीं है? बौद्ध कला की शैली नहीं है, तो नागार्जुन कोंडा दिख रहा है ना। नागार्जुन कोंडा एक स्थान का नाम है कर्नाटका में। बाकी गांधार शैली, मथुरा शैली और ये अमरावती है ना, ये सारी शैलियों के नाम है। अगला देखते हैं। और मूर्ति निर्माण की तीन कला है ना। गांधार मूर्ति कला शैली, जिसे हेलेनिस्टिक कला से प्रभावित है जो, और मथुरा कला शैली और अमरावती मूर्ति कला शैली। नागार्जुन कोंडा, अच्छा नागार्जुन कोंडा कर्नाटका में नहीं है जी, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है। और मथुरा कला शैली और अमरावती है ना, और गांधार शैली, ये याद रखिएगा आप। मथुरा कला तो में तो है ना भारतीय परंपरा का प्रदर्शन मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला, देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक कौन है ना, इसका एक प्रश्न हमने किया और है ना, देखा है हमने, विशाख दत्त इसका उत्तर हो जाएगा। अगला, विशाख दत्त की दो प्रमुख रचनाएं हैं। एक तो मुद्रा राक्षस है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का उल्लेख मिलता है जिसमें, और देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त से संबंधित रचनाएं हैं। दोनों की भाषा संस्कृत है। ये भी याद रखिएगा, बाई चांस अगर कूट वाले प्रश्न में अगर बन गया तो, है ना। अगला देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का संस्थापक था? तो श्रीगुप्त था। ठीक है, अगला देखते हैं। वराह मिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता का संबंध किस विषय से है? इसका उत्तर वराहमिहिर, है ना। वराहमिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता जो है, ये ज्योतिष विद्या से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं। गणितज्ञ जिन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया, वो कौन थे? तो शून्य का सिद्धांत देने वाले आर्यभट्ट। ठीक है, अगला देखते हैं। अंकगणित में शून्य की खोज का श्रेय ब्रह्मगुप्त को है, जबकि शून्य का सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। आर्यभट्ट के बारे में ना थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़िएगा ना, कई बार मेंस में भी इसके प्रश्न बने हुए हैं आर्यभट्ट से। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल से संबंधित संस्कृत का विद्वान नहीं था? तो संस्कृत का विद्वान कौन नहीं था? सारे तो विद्वान थे, बट इसका ना ये वाला उत्तर होगा शूद्रक, क्योंकि ये संस्कृत में इन्होंने लिखा तो था, बट इन्होंने प्राकृत भाषा और है ना, प्राकृत भाषा का ज्यादा यूज किया है शूद्रक ने।
ठीक है, बाकी कालिदास, भवभूति और वराहमिहिर, ये इनके तो सारे के सारे जितनी भी रचनाएं हैं, वो सारी की सारी संस्कृत में ही है। ठीक है, भवभूति, वराहमिहिर, कालिदास। बाकी शूद्रक की एक है ना, या क्या, मृच्छकटिकम, ऐसा कुछ नाम है ना शायद, मृच्छ कटिकम या मृच्छ कटिका, कटिकम या कटिका ऐसा कुछ है नाम, मृच्छ कटिकम या मृच्छ कटिका ऐसा नाम है। इसकी रचना का नाटक लिखा करते थे ये शूद्रक। ठीक है, बाकी इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। देखिए, ऐसे प्रश्न में ना आपको हालांकि डेट्स याद होने जरूरी है, बट फिर भी यहाँ पे क्रम अगर आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा तो आप जमा सकते हैं इसको, है ना, किस शासक के बाद कौन आया। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर मुझे दिख रहे हैं चंद्रगुप्त, है ना, तो पहले नंबर पे ये चंद्रगुप्त हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे ये समुद्रगुप्त, और तीसरे नंबर पे, है ना, ये समुद्रगुप्त के दो दो बेटे थे, दो पुत्र थे। एक तो रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, तो रामगुप्त का नाम यहाँ पे नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, तो यहाँ पे ये तीसरे नंबर पर। और फिर कुमारगुप्त आ जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद आते हैं स्कंदगुप्त, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक दो तीन, वही तो है क्रम, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर है। अगला, गुप्त साम्राज्य के राजाओं का कालक्रम निम्न है। यहाँ पे उनकी तिथि भी दी हुई है। पहले नंबर पर श्रीगुप्त थे, ठीक है, और 240 से 80 में, 240 से 80 के बीच में। और घटोत्कच आए 280 से 319। फिर चंद्रगुप्त प्रथम, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है, 319 से 35 में। और समुद्रगुप्त 335 से 75, रामगुप्त 375 से 80। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं, और ये इनका था शासनकाल 380 से 414। और फिर कुमारगुप्त, कुमारगुप्त आए 415 से 55, और स्कंदगुप्त आए 455 से 467। उपगुप्त, भानुगुप्त और अंतिम राजा विष्णुगुप्त थे। तो थोड़ा सा याद रख लीजिए क्रम, ये डेट भले याद ना हो, बट ये इन कौन उनका वंशावली आप देख सकते हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कूट के आधार पर उत्तर दीजिए। चलिए, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, ये कथन सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत कृत था, केंद्रीकृत तो था, बट ना क्षेत्रीय और स्थानीय प्रशासन की स्वतंत्रता थी, है ना, इनके शासनकाल में। ठीक है, तो जब क्या कहना चाहिए, है ना, छूट थी बहुत सारी चीजों को लेकर के, है ना। उनकी न्याय व्यवस्था अच्छी थी, वो स्वयं न्याय कर सकते थे। मतलब जितने भी क्षेत्र के जितने राजा हुआ करते थे, उनको प्रशासन चलाने में कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। वो अपनी स्वतंत्रता से अच्छे से अपना, है ना, शासन कर सकते थे। तो केंद्रीकृत तो था जरूर, बट थोड़ी छूट थी, स्वतंत्रता थी, है ना, इसीलिए ये वाला कथन गलत होगा। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, तो ये कथन सही है। तो पहला और तीसरा इसका सही उत्तर होगा। एक और तीन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है। गुप्तकालीन शासक स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उन्होंने सातवाहनों द्वारा प्रारंभ किए गए भूमिदान परंपरा का विस्तार किया। इस समय प्रशासन व्यवस्था नितांत केंद्रीकृत न होकर छोटे छोटे क्षेत्रों में राजा, सामंत, प्रांतीय शासक थे, जो अपने अपने क्षेत्रों के प्रशासनों में नितांत स्वतंत्र अनुभव करते थे। तो, है ना, इसको नितांत केंद्रीकृत ना होकर बोला गया है यहाँ पे व्याख्या में, बट केंद्रीकृत तो था, है ना, याद रखिएगा। भाई स्वाभाविक सी बात है, केंद्र में एक सरकार तो होगी ना, और भाई उसके अंदर, है ना, जितने भी क्षेत्र हैं, है ना, उस राजा के, तो राजा के क्षेत्र में जितने भी राजा हुए, है ना, वो भी
अपना लेखा जोखा या फिर जो भी है ना, केंद्र भी तो नियंत्रण रखेगा ना, नहीं तो वो छुट्टा फिर वो तो है ना अपना राज्य बढ़ाने में लग जाएंगे, है ना। तो इसलिए थोड़ी बहुत तो स्वतंत्रता थी, है ना, बट केंद्रीकृत था। अगला देखते हैं। गुप्त वंश ने खालिस्तान अवधि में शासन किया। इन्होंने शासन किया ये 319 से 500 एडी। ठीक है, 319 से 500 एडी में इन्होंने शासन किया था। अगला प्रश्न करते हैं। गुप्त काल को भारतीय साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति में हुई प्रगति के आधार पर इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता था? मथुरा की शिल्प कला के लिए लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगला देखते हैं। मथुरा शिल्प कला के लिए लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था, जो कुषाण काल में कला का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला शैली में बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमाएं निर्मित की गई है, और गांधार मूर्ति कला में नीले पत्थर व अमरावती शैली में संगमरमर पत्थर का उपयोग हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, स्कंदगुप्त ने निम्न में से किस विदेशी जाति को पराजित किया था? किसे किया था? हुणों को किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। एक मिनट, मैं इसका पिछला वाला आंसर देख लेती हूँ, चेक करती हूँ, एक मिनट। सही है उत्तर, है ना, इसका उत्तर यही है, हुणों को। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा हुणों को। अगला, इनमें से किस गुप्त राजा ने महेंद्रादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? तो इसका उत्तर कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुमारगुप्त के भी कुछ सिक्के यहाँ से मिले हैं छत्तीसगढ़ से, वो भी रिवाइंड कर लीजिए आप। ठीक है, अगला देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस विज्ञान विषय की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी? देखिए, ये वाला प्रश्न ना मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन उस तरीके का दिख नहीं रहा है मुझे, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान भी हुआ करता था। चिकित्सा में क्या होता है, जैसे कि आयुर्वेद, है ना, आयुर्वेद का की है ना की शिक्षा मिलती थी। जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि है ना जीव विज्ञान थोड़ा सा डाउटफुल है ना। खगोल शास्त्र, इसके बारे में भी वहां पे शिक्षा दी जाती थी। धातु विज्ञान के बारे में भी दी जाती थी, है ना। लेकिन यहाँ पे उत्तर ना ये चिकित्सा विज्ञान लिया हुआ है। ठीक है, ये सीजीपीएससी वाला प्रश्न है 20 का, है ना। ये चिकित्सा विज्ञान इसका उत्तर लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ पे ना इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती थी, है ना। तकनीकी से संबंधित जो अ, शिक्षा थी वो यहाँ पे नहीं दी जाती थी। चिकित्सा विज्ञान यहाँ पे इसका उत्तर लिया है, बाकी आप इसको एक बार देखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। गुप्त काल के किस ग्रंथ में गुप्तों की राजनीति और प्रशासन का सुंदर विवरण है? नीति सार में है। ठीक है, कामंदक लिखित नीति सार, इसमें गुप्त काल के है ना जितने भी राजनीति और प्रशासन की का विवरण दिया हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ये जो नीति सार है, इसको ये भी याद रखेगा, नीति सार जो है ना, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, है ना, अर्थशास्त्र पर आधारित है। अर्थशास्त्र, ठीक है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना, उस पर आधारित है ये नीति सार। अगला देखते हैं। अगला है, जिस पर चाणक्य ने मौर्यकालीन राजनीतिक स्थिति व प्रशासन का वर्णन अपने अर्थशास्त्र में किया है, उसी प्रकार कामंदक रचित नीति सार में गुप्तकालीन राजनीतिक सिद्धांतों का उल्लेख है। मूलतः यह राजशास्त्र व संस्कृत ग्रंथ है। राजशास्त्र व संस्कृत ग्रंथ है ये। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ये सभी को मालूम है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
यहाँ पे उपाधियां दी हुई हैं गुप्त सम्राटों के। देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जो है उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने, है ना, समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहते हैं, ये सभी को पता है। बाकी धरणीबंध इसके अलावा समुद्रगुप्त का की उपाधि एक और थी, धरणीबंध। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त शुक्रादित्य। ठीक है, अगला देखते हैं। समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्यों में निम्नलिखित राज्य दक्षिणापथ का नहीं है। दक्षिणापथ का नहीं है ये वाला, कोतकुल। कोतकुल जो है, ये याद रखिएगा, कोतकुल जो है अ, ये दक्षिणापथ का नहीं है। बाकी ये जो कौशल तो खैर आपको पता ही है ना। और अवमुक्त और पिष्टपुर, तो ये तीनों जो दक्षिण साइड के हैं। बाकी कोतकुल जो है, ये शायद इसको कन्नौज का एक राज्य है कोतकुल, मुझे ध्यान नहीं है, बट कोतकुल जो है ना, ये शायद कन्नौज का एक राज्य है। अब वर्तमान में जो कन्नौज है, उसी के आसपास का कोई क्षेत्र है कन्नौज। ठीक, अगला देखते हैं। यह राज्य कन्नौज एवं उसके आसपास के क्षेत्रों से संबंधित है जो उत्तर भारत में अवस्थित है। अगला प्रश्न करते हैं। प्राचीन भारत गुप्त वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, जिसके अनुसार गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? श्रीगुप्त था। 21 का प्रश्न है ये सब। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ये 22 का प्रश्न है। ठीक है, क्या सही नहीं है, चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। समुद्रगुप्त ने 315 से 80 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त ने 315 से नहीं, 335, 335 से कितना? 75। ठीक है। समुद्रगुप्त ने 315 में तो नहीं किया है, इतना पता है मुझे। ठीक है। समुद्रगुप्त ने 335 से 75 एडी में इन्होंने शासन किया। एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। हाँ, 335 से 75 एडी में इनका इनका शासन काल था समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त ने गंगा यमुना दोआब के राजाओं को हराकर गुप्त साम्राज्य में मिलाया। ये कथन सही है, ये वाला कथन गलत है ना। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के शासनकाल में दरबारी कवि थे। तो दरबारी कवि तो थे। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही है और हमें पूछा गया है क्या सही नहीं है। एक ही सही नहीं है। ये कैसा ऑप्शन दिया हुआ है? क्या सही नहीं है पूछा गया है, और इसका उत्तर 2 3 लिया हुआ है, ये वाला। यहाँ पे ये प्रश्न होना था ना, क्या सही है, तो हम लेते 2 और 3। हरिशेन समुद्रगुप्त में ही था ना, हरिशेन का ही तो प्रयाग प्रशस्ति है। बाकी ये गंगा यमुना दोवाब के राजाओं को हराकर, ये वाला भी सही है। नहीं, यही गलत है। समुद्रगुप्त ने 315 से 380 के बीच शासन किया। यही वाला गलत है। तो चलिए, ये प्रश्न आप देख लीजिए, है ना। बाकी ये ऑप्शंस मुझे गलत लग रहे हैं। ठीक है, केवल 2 3 सही है और एक ही तो गलत है बस। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी? इसका उत्तर याद रखिएगा, शैलेंद्र। मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, शैलेंद्र के बारे में मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा है इसके बारे में, शैलेंद्र के बारे में, कहीं भी। बाकी आप देखिएगा, आपको मालूम होगा तो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित शासक गुप्त वंश के थे। कौन कौन थे? सारे के सारे तो थे। अच्छा, इनका कालक्रम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो श्रीगुप्त आए, है ना। फिर समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त आया, है ना। फिर स्कंदगुप्त। तो ए बी डी, CABD इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, गुप्त शासन की स्थापना किसने की? तो गुप्त में ना बार बार ये प्रश्न आ रहा है। ठीक है, श्रीगुप्त। अगला देखते हैं।
गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? हूणों का आक्रमण था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के अभियानों का वर्णन किया गया है? तो समुद्रगुप्त। आसान आसान प्रश्न है, ये टेट वाले प्रश्न है जी। अगला देखते हैं। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा। उसने शकों को पराजित कर निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? ये शकारी विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का की उपाधि थी शकारी विक्रमादित्य, पता होगा आपको। अगला देखते हैं। गुप्तकालीन साहित्य के अनुसार शिल्पकार को क्या कहा जाता था? कुलीक कहा जाता था। याद रखिएगा, कुलीक। अगला देखते हैं। ये कौन सा मेंस, एसआई मेंस पिछले साल का प्रश्न है ये। ठीक, अगला है यहाँ पे व्याख्या। कुलीक कहा जाता था गुप्तकालीन साहित्य में शिल्पकार को। दास दास वर्गों को कहा जाता था। सातवां व्यापारिक समूह को, और कर्मकार मजदूर वर्ग को कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र समुद्र बोल रही हूँ। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त। ठीक है, ये टीचर भर्ती का प्रश्न है पिछले साल। निम्न में से कौन सी वराहमिहिर की रचना नहीं है? वराहमिहिर की रचना नहीं है अमरकोश। ठीक है, अमरकोश किसने लिखा था? अमर सिंह। अमर सिंह कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नौ रत्न थे ना, तो नौ रत्नों में से एक था ये अमर सिंह, है ना, उसकी रचना है ये अमरकोश। बाकी वराहमिहिर की ये तीनों जो रचनाएं हैं, ये तीनों के तीनों है पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और बृहद जातक। ठीक है, अगला देखते हैं। वराहमिहिर की रचनाएं पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक और बृहद गर्ग संहिता। अगला देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। अगला, शक संवत में प्रारंभ हुआ। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? ये याद रखिएगा 78 एडी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया। यह कहाँ पे स्थित है? ये पाटलिपुत्र में स्थित है। ठीक है, फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, वो कहाँ पे है? तो पाटलिपुत्र में। ये सीजीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है। अगला देखते हैं। व्याख्या है। फाहियान एक चीनी यात्री था जिसने गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत की यात्रा की। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में राजधानी पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था की प्रशंसा की और यहाँ के एक राजकीय अस्पताल का उल्लेख भी किया अपनी यात्रा वृत्तांत में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल से। चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न बने हैं। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर याद रखिएगा, धर्मपाल ने। विक्रमशिला महाविहार धर्मपाल ने स्थापित की थी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पाल वंश की स्थापना की थी? इसका उत्तर गोपाल। पहले ना थोड़े आसान प्रश्न आया करते थे जी। अगला देखते हैं। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी, जिसकी राजधानी मुंगेर पश्चिम बंगाल में थी। अगला देखते हैं। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। ठीक है, मौखरी छत्तीसगढ़ भी एक मौखरी राजकुमारी, एक जिन्होंने विवाह करके, है ना, जिनका विवाह हुआ था हमारे छत्तीसगढ़ के एक शासक से, है ना, तो बताइएगा कौन से मौखरी वंश की राजकुमारी थी, मतलब कौन थी वो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मौखरी वंश का प्रमुख शासक ईशान वर्मन, जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। कालांतर में हर्षवर्धन ने इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे ना, हर्षवर्धन की ये कहानी। हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी क्यों बनाई, कैसे बनाई, पता होगा आपको, पढ़ा होगा आपने। अगला देखते हैं।
618 1819 में निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसका उत्तर याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं। वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के एहोल प्रशस्ति के अनुसार 618-19 में हर्षवर्धन को पराजित किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन का समकालीन शासक, बंगाल का शासक निम्नलिखित में से कौन था? शशांक था, है ना। इनकी स्टोरी पता होगी आपको, मेरे ख्याल से पढ़ाई करी होगी आपने। अगला देखते हैं। हर्षवर्धन का समकालीन बंगाल निवासी गोंड वंशी शासक शशांक था, जिसने हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की धोखे से हत्या की थी। उसके अन्य समकालीन पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन, पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त, बालार्जुन थे। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। छत्तीसगढ़ भी आ गया बीच में हमारे। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गुप्तोत्तर कालीन राजवंश और उनकी राजधानी सुमेलित है? एक ही सुमेलित दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मौखरी वंश। मौखरी वंश कन्नौज, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? कौन सा एक सुमेलित दिख रहा है आपको? पहला वाला ही सुमेलित दिख रहा है मुझे, कुषाण, गांधार, कला, शैली, यही सुमेलित दिख रहा है। बाकी ये सारे तो सुमेलित नहीं लग रहे हैं मुझे। यही है सुमेलित, 2008 का प्रश्न है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, कुषाण वंश, है ना, गांधार, कला, शैली। एक व्याख्या में भी हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप और द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? ये निर्दिष्ट करता है भूमाप को। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। भूमाप को ही करता है ना? हाँ, भूमाप को ही करता है ना, भूमि का मापन। कुलियावाप और द्रोणवाप जो है ये भूमाप यानी कि भूमि माप को अ, संदर्भित करता है। अगला देखते हैं, व्याख्या देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द्रोणवाप, कुलियावाप और अधवाप इत्यादि का संबंध अलग अलग भू राजस्व से था, है ना, भू राजस्व से था। यह सभी गुप्तकालीन भूमाप की इकाइयां थी। ये यूपीएससी प्री का प्रश्न है 2020 का। ठीक है, अगला देखते हैं। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा और चौल किस लिए विख्यात थे? ठीक है, तो ये ना विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह से विख्यात थे, प्रसिद्ध थे। ये इसमें याद रखिएगा, ये जो चौल है ना, ये चौल ही है, ये चोल वाला चोल नहीं है ना, चोल वंश वाला चोल नहीं है, ये चौल है। ठीक है, ये सारे के सारे बंदरगाह हुआ करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं हम। चावार्क दार्शनिक प्रणाली है, तो चावार्क दार्शनिक प्रणाली लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। ठीक है, लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी चावार्क दार्शनिक प्रणाली। अगला, चावार्क दर्शन के प्रणेता चावार्क है, यह एक भौतिकवादी दर्शन है। इसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। वेदों के प्रामाणिकता को न मानने के कारण इसे नास्तिक दर्शन भी कहते हैं। हमने वैदिक काल हमने पढ़ा है, उसमें ये वाले प्रश्न भी इस तरह से जो प्रश्न बने हैं वो किए हुए हैं हमने, है ना। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये हो जाएगा वैशेषिक दर्शन। ठीक है, ये भी प्रश्न हमने किया हुआ है वैदिक काल वाले वीडियो में। ठीक है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य। ठीक, अगला देखते हैं। विशिष्ट अद्वैत संकल्पना के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। वे सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे और व्यक्ति को मोक्ष का साधन मानते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के
स्वरूप की परिभाषा बताता है। इसका उत्तर हो जाएगा, हुंडी का मतलब होता था विनिमय पत्र, है ना। लेन देन जो किया करते थे ना, तो उसको जो, है ना, वो जो शब्द होता था वो हुंडी होता था। ठीक है। ये इसका मतलब हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा विनिमय पत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है। विनिमय विपत्र को प्राचीन समय में हुंडी कहा जाता था। यह लेन देन के पक्ष में आगामी भुगतान को लेकर तैयार किया जाता था। जैसे कि अगर कोई उस टाइम पे कोई ऋण वगैरह लेता था, तो जो स्टैंप बनाया जाता था ना, तो वो सारी जो जो भी दस्तावेज होते थे, वो सारे के सारे हुंडी कहलाते थे। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। ठीक, चलिए मिलान करते हैं। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, अबुज अबुजिद और अलमसूदी तथा अलबरूनी ने किया था। ये कथन तो सही है ना। मुल्तान का जो सूर्य मंदिर है, उसके बारे में इन चारों ने अपने यात्रा वृत्तांत में कहा है ना। सामपुर सामपुर नहीं है, ये संबलपुर है। ठीक है। संबलपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था, तो ये कथन भी सही है। सामपुर नहीं है, ये संबलपुर है। ठीक है। ये दोनों कथन सही है ना। एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे प्रसिद्ध स्थल दिए हुए हैं और वर्तमान में उनका राज्य बताया, है ना, दिया हुआ है। अब चलिए मिलान करते हैं। अच्छा, इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, ऐसा मिलान नहीं करना है। तो चलिए, भीलसा जो है ना, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और द्वार समुद्र ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये कर्नाटका में है ना। द्वार समुद्र कर्नाटका में है। गिरिनगर ये गुजरात में है, ये वाला सही है। और स्थानेश्वर, स्थानेश्वर यूपी में थोड़ी है। मैंने तो स्थानेश्वर का नहीं पता है, थानेश्वर मालूम है। ये वहां है, क्या नाम, हरियाणा में, कन्नौज, हरियाणा, वो हर्षवर्धन वाला, है ना, थानेश्वर। स्थानेश्वर नहीं पता मुझे। थानेश्वर मालूम है जो हरियाणा में है ना। ये वाला सुमेलित नहीं है और ये वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, भीलसा सुमेलित है और गुजरात, है ना, गिरिनगर। एक और तीन, एक और तीन, एक और तीन, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर है। अगला, अगला कोई व्याख्यान व्याख्या भी नहीं दिया हुआ है और प्रश्न भी नहीं है। तो गुप्त और गुप्तोत्तर काल से हमारे सारे प्रश्न हमारे समाप्त हो गए हैं। फिर मैं साहित्य कला, ऐसा कुछ मंदिर, है ना, स्थापत्य कला, इसका कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, है ना, प्राचीन इतिहास का। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।